हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। देखो, जब भी हम कोई भी कंडीशन पढ़ते हैं ना, तो आप जहाँ भी पॉसिबल है आप उस वर्ड के मीनिंग को पहले समझने की कोशिश करिए। जितना आप मीनिंग समझ के करेंगे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो मायोसाइटिस का मतलब हुआ, मायो इज़ रिलेटेड विद द मसल एंड आइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन। ऑसिफिकेंस मतलब कि मसल में इन्फ्लेमेशन हो रहा है और मसल जो है वो ऑसिफाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, इसमें मसल के अंदर बोन बन रही है और ऑसिफाई हो रही है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी जो भी चेंजेस हैं वो भी इसमें ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के किसी पेशेंट को एक्सरे देखेंगे तो देखो, यहाँ पर ये एल्बो का एक्सरे लिया हुआ है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एक राउंड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ऑसिफाइड स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली मसल में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट जिसका ये एक्सरे लिया गया है उसके कोई इंजरी हुई थी, इंजरी होने के बाद बहुत समय तक उसकी रेंज नहीं बढ़ी, पेशेंट को बहुत पेन है। और जब आप इस रीजन को, आर्म रीजन को पैल्पेट करोगे तो वहाँ पर आपको एक हार्ड बोनी लंप महसूस होता है। और अगर आप एक्सरे करके देखोगे तो यहाँ पे एक ऑसिफाइड बोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है ये वो कंडीशन है जिसमें बोन टिश्यू के अंदर मसल, बोन टिश्यू जो है वो मसल या फिर किसी और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बन जाता है। वो इंजरी के बाद बन सकता है और कई बार बिना इंजरी के भी बन सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब कोई इंजरी हुई थी पेशेंट को, उसके बाद ही एक ऑसिफिकेशन होता है। ऑल्दो ये जो कंडीशन है ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाती है। Benign ossifying lesions that can affect any type of soft tissue including subcutaneous fat, tendon and nerves. ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अगर किसी पेशेंट में मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस डेवलप होता है तो वो कुछ समय बाद खुद ठीक हो जाता है। और जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं अदर देन मसल, जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ये ऑसिफिकेशन होता है, वो होता है सबक्यूटेनियस फैट भी हो सकता है, टेंडन भी हो सकता है और नर्व भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो मसल में ही दिखाई देते हैं। अब इसको हम मेनली दो में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जो कि हेरिडेटरी होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन हेरिडेटरी। अभी जो आपका नॉन हेरिडेटरी ऑसिफिकेशन होता है या मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन होता है, उसका एक नाम और आप ऐड कर लीजिए, वो इस स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा है। तो जो एक और हम दूसरे नाम से इसको जानते हैं वो होता है हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन। हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन इज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस विच रिजल्ट्स ड्यू टू ट्रॉमा। अब ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये हमारा हेरिडिटरी तो नहीं है कि कोई पेशेंट को इंजरी हुई, इंजरी के बाद ऑसिफिकेशन हुआ तो उसकी वजह से जो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो रहा है, दैट इज़ कंसीडर्ड अंडर नॉन हेरिडिटरी टाइप। और उसका एक दूसरा नाम होता है हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन। हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ पर ऑसिफिकेशन हो रहा है। दूसरा जो आपका हेरिडिटरी टाइप होता है उसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट की इंजरी की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन पेशेंट में ये ऑसिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ इंजरी। लेकिन यहाँ हिस्ट्री किसकी दिखेगी कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसे कुछ चेंजेस हुए थे। अब क्योंकि वहाँ पे जीन जो है वो जीन मॉडिफाई हो गई, जीन में चेंजेस हुए हैं, जीन म्यूटेशन हो गई है। और इसका जो दूसरा नाम होता है हेरिडिटरी मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का, वो होता है FOP। FOP का मतलब होता है फाइब्रो डिस्प्लेजिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। FOP जो है वो इसमें नहीं मेंशन है, आप ऐड कर लीजिए। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जो कि हेरिडिटरी है, वो उसका दूसरा नाम होता है फाइब्रोडिस्प्लेजिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। तो यहाँ पर जो है ये हेरिडिटरी टाइप है, और जो नॉन हेरिडिटरी है उसमें हमेशा ही क्या होगा कि कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री रहेगी।
अभी नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं और क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेन जो चेंजेस हैं वो क्या है कि जो आपका डिफ्रेंसिएशन है सेल्स का वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। अब इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जो चीज़ बननी थी वो ना बन के कुछ और बनने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑसिफिकेशन हो रहा है इसका मतलब कोई इंजरी हुई, मसल में हुई या किसी और सॉफ्ट टिश्यू में हो सकती है। तो वहाँ पर होना तो क्या चाहिए था कि फाइब्रोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट होने चाहिए थे, मतलब फाइब्रोब्लास्ट जो कि आपके मसल सेल हैं वो एक्टिव होने चाहिए थे, उनका जो है डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है और एरर में क्या हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट वो किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल में। ऑस्टियोजेनिक सेल जो कि ऑलरेडी क्या है, ऑस्टियो मतलब बोन, जेनिक मतलब फॉर्मेशन। तो जो सेल्स आपकी बोन को बनाते हैं वो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और बहुत सारी जो रीसेंट स्टडी हैं उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक्स्ट्रा स्केलेटल बोन फॉर्मेशन मे बी डिपेंडेंट ऑन अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज एंडोथीलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन। तो ये पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है कि यहाँ पे एक एरर आ गया है, जो सेल बनना चाहिए था उसकी जगह कोई और सेल बनने लगता है और एक एंडोथीलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन हो जाता है, जो कि हम पैथोफिजियोलॉजी में ज़रूर, आप ये एक पॉइंट ऐड करिएगा। दूसरा पॉइंट आप एरर का ज़रूर मेंशन करिएगा। सो दिस इज़ अगेन सेम थिंग। सो ये कौन सी कंडीशन है कि बोन टिश्यू बन गया सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, वो मसल भी हो सकती है, लिगामेंट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है और कोई एक मसल का टेंडन भी हो सकता है। सेल्फ लिमिटिंग है, benign ossifying lesion है that can affect any type of the soft tissue and most commonly found in muscle as a solitary lesion। ये आई थिंक हम पीछे चले गए हैं, सॉरी। सो ओके, अब नेक्स्ट इज़ ये पैथोफिजियोलॉजी है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक पॉइंट ये मेंशन करते हैं कि वहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन का एरर आ गया है, जो सेल बनना था इंस्टेड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट हमारे सेल कौन से बनने लगते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल। अब इसके देखिए कारण क्या क्या हो सकते हैं। वो एक सिंगल ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से भी हो सकता है या एक रिपीटेटिव इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अब रिपीटेटिव इंजरी का एक एग्जांपल है जैसे कि जो राइडर्स होते हैं, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, उनमें क्योंकि वो रिपीटेडली थाई रीजन में वो एक रिपीटेड इंजरी की वजह से भी ये मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो सकता है। अब रेयरली ऐसा होगा कि ये बहुत सीवियर मसल स्ट्रेन के बाद होगा, मतलब एक छोटी सी इंजरी है जो बार बार हो रही है, या कई बार एक सिंगल ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद भी हो सकता है। अब जब ये होगा तो हीलिंग प्रोसेस में एरर आ जाता है। वो वही एरर है कि ऑस्टियोजेनिक सेल बनने लगते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो कौन सी हैं, आपके फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द आर्म एंड एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ द थाई, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है। और बाकी प्रेजेंटेशन वेरिएबल होगी, लेकिन जो सबसे कॉमन पॉपुलेशन जिसमें ये दिखेगा मेल्स में होगा, और ज़्यादा यंग एंड एक्टिव मेल जो है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से ये जो एरर होता है उसकी वजह से एक हार्ड लंप जो है वो मसल के अंदर बन जाता है, जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और एकदम से नहीं होगा कि कल इंजरी हुई थी और कल लंप बन गया। तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है और यंग जो मेल पेशेंट हैं उनमें मोस्ट कॉमनली सीन है। लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट जिसमें वेस्ट के नीचे पैरालाइज्ड है आपकी बॉडी पेशेंट की, उसमें भी बहुत कॉमनली दिखाई देता है। यहाँ पे ऑल्दो कोई ऐसी इंजरी नहीं है बट स्टिल मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस ऐसे पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, देखो अगर आप इनके सिम्टम्स देखोगे तो वो पेन होगा जो कि कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट से कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। बाकी जो लंप बनता है, मतलब जो हार्ट टिश्यू बनता है, उसमें सारे के सारे सिम्टम्स वही होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के। क्या होगा, वॉर्मथ होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा। उसके साथ साथ अगर ये जॉइंट के पास है लंप तो वो आपकी रेंज ऑफ मोशन को भी अफेक्ट कर देता है। उसके बाद जो आपको और एक कारण है पेन का, वो क्या है कि जो लंप या जो लीजन बन रहा है, जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बरसा हो सकता है, टेंडन हो सकता है, जॉइंट है, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को वो क्योंकि इरिटेट कर रहा होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसके अलावा पैरेस्थीसिया होगा, वीकनेस होगी, लिम्फेडिमा होगा और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिजीज़ेज़ जो हैं
वो भी इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो यही हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स हैं, ROM कम हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, एंड जो मोस्ट कॉमन इनिशियल साइन होता है वो होता है कि रेंज ऑफ मोशन जो है एडजेसेंट जॉइंट की, मतलब आसपास के जो जॉइंट होते हैं उसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। एडिमा भी प्रेजेंट होता है, ROM जो है वो भी कम हो गई है। और कुछ ऐसे रिसर्चेस हैं जिन्होंने बताया कि लेस देन 120 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन हेड, अगर जो पेशेंट जिनमें ऑलरेडी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम है, उनमें भी ये डेवलप ज़्यादा होता है। और पेशेंट्स जो होते हैं वो एटिपिकल होते हैं, अगर ऐसा उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, ऐसा कोई सिम्टम आपको देखने में नहीं मिलेगा। और लेकिन हाँ, इसमें हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ कोई माइनर मसल इंजरी हुई है जो रिपीटेडली हुई है। अब ये होने को सब में दिखता है, लेकिन जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और जो अलग लोकेशन से जहाँ दिखता है वो होता है हैंड्स में हो सकती है, फीट में हो सकती है, रिब में, हेड में एंड नेक में। अब आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे? तो MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। बायोप्सी जो होती है वो ग्रोथ की जाती है, उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि कोई इसमें और चेंजेस तो नहीं है, कोई ट्यूमरस चेंजेस तो नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस जो टेस्टिंग होती है वो कई बार मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की कुछ तरह के कैंसर से भी मिलती जुलती है, इसलिए बायोप्सी ज़रूर कराई जाती है। और जो आपका सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस है उसकी इनिशियली जो है नॉर्मल रहता है, लेकिन 3 हफ्ते के बाद वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है लेवल। वो इसलिए है क्योंकि जो एल्कलाइन फॉस्फेटेस है वो एंजाइम है जो कि हमारे लिवर डिसऑर्डर्स में राइज होता है और हमारे अगर कोई भी बोन डिसऑर्डर्स हैं उसमें बढ़ जाता है। इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेथड है। अभी आप इसको मैनेज कैसे करोगे? देखो, जैसा पहले बोला था कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो कई बार तो सिंपल पेशेंट को रेस्ट दिया, क्रायोथेरेपी की, या जहाँ स्वेलिंग है वहाँ पे आपने कंप्रेशन बैंडेज दे दिया, उससे भी पेशेंट को आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ हम कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, कंजर्वेटिवली आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है। कुछ टाइम के बाद वो जो लंप है वो भी ठीक हो जाता है, पेशेंट का रिकवरी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि जिन पेशेंट्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी ये जो मायोसाइटिस ओसिफिकेंस जो है वो हिमेटोमा फॉर्मेशन से लिंक्ड रहता है। इसलिए जो इनिशियल ट्रीटमेंट है मसल इंजरी का, उसका मेनली ध्यान क्या रखना चाहिए अगर ऐसे कोई पेशेंट है कि वो इस पेशेंट जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं कि उनमें हिमेटोमा ना बन पाए, और उस पर काम करना चाहिए। अभी बाकी ट्रीटमेंट खुद जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन बाकी आप जो ट्रीटमेंट करोगे कंजर्वेटिवली, जो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आप पेन रिलीवर्स देंगे, रेस्ट कराओगे एरिया को, आइसिंग करेंगे, और जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसको एलिवेट करके रखेंगे जिससे कि एडिमा ना बढ़े। जेंटल स्ट्रेचिंग की जाती है और इलास्टिक बैंडेज स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ क्रायोथेरेपी की जाती है और ROM एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी पेशेंट को कराई जाती हैं। और जो ये एक्सरसाइज का एक पैटर्न होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि हम पेशेंट को एकदम रेसिस्टेड एक्सरसाइजेज से शुरू करा रहे हैं, जैसे कि आपने एकदम से, या फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज से शुरू करा रहे हैं। तो हमेशा एक प्रोग्रेशन को आपको फॉलो करना होता है। और सर्जिकल अगर आप ट्रीटमेंट देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में जहाँ पे आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया है। और यहाँ का जो मेन जो टारगेट है सर्जिकल मैनेजमेंट का, वो क्या है कि हम फंक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं और पेन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो कंडीशन है, पेशेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो फेल हो गया, उसके साथ साथ जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो इरिटेट कर रहा है, जो कि पेशेंट को पेन करता है, ROM कम कर देता है, और मूवमेंट भी नहीं कर रहा पेशेंट का, तो धीरे धीरे क्या होता है, मसल वीकनेस होने लगती है। तो उस केस में सर्जिकली ही आप उसको ट्रीट करेंगे, जो लंप होता है उसको निकाल दिया जाता है। ऑल्दो रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी रहते हैं। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रीअकर भी हो सकता है। और ये किस में होगा? जो कि आपके हेरिडिटरी वाला होता है। हेरिडिटरी टाइप जो होता है
उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है रियकरेंस। बाकी जो कंडीशंस जिनके इसके सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, एक तो होता है नोड्यूलर फेसाइटिस और उसके साथ साथ ऑस्टियोसार्कोमा। ये जो दो कंडीशंस हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं वो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस से मिलते जुलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल पार्ट ऑफ द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। नाम से पता चल रहा है मसल का है। मसल में एक ऑसिफिकेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन, दो तरह का होता है, हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी। ट्रीटमेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। कुछ अलग कंडीशंस में हमें सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।